हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एनर्जेटिक होंगे और बहुत बढ़िया से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो अभी तक हमने न्यूटन्स लॉ तक बहुत अच्छे से किया है बेटा, और अब आगे बढ़ने वाले हैं। और मैं आदित्य आनंद आप लोगों का वेलकम करता हूं सर एक्शन एक्सप्रेस के एक और बेहतरीन से लेक्चर में। आज अपन ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स का ही पार्ट नहीं है। ये कहीं भी यूज हो जाता है, किसी भी चैप्टर में, ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटोस्टैटिक्स में, इवन मॉडर्न फिजिक्स में। वर्क पावर एनर्जी की जो टूल्स एंड टेक्निक है बेटा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सब चीज को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़िए और बहुत बढ़िया तरीके से काम कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज से लेने वाले हैं और देखने वाले हैं। हाँ, कोलिजन्स को मैं सेंटर ऑफ मास के साथ ऑलवेज रखता हूं, तो कोलिजन्स का कवरेज इसमें नहीं करेंगे, इसमें वर्क पावर एंड एनर्जी की बात करेंगे। कोलिजन सेंटर ऑफ मास के साथ लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और धमाकेदार सा लेक्चर वर्क एनर्जी एंड पावर का। और तुम्हें पता ही है, इसे कर लिया तो सिलेक्शन श्योर कर लिया। तो देखेंगे आज एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट कैसे आप लोगों को मैं सिखा पाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन बच्चा लोग। और हाँ यार, मैं तुम सागर के कमेंट पढ़ता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक कमेंट में पढ़ता हूं। तो तुम एकदम बेहतरीन कर रहे हो, आंसर्स करते हो, सब मैं देखता हूं और अच्छा कर रहे हो। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। चलिए बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन बोल रहा है द फोर्स इज दिस। अच्छा, अगर फोर्स कहीं दिया हुआ है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, और पूछा है वर्क डन, तो तुम्हें पता है कि फोर्स दो तरीके के होते हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। तो इन जनरल अगर बात करो कि वर्क डन की बात करते हैं, एक छोटा सा वर्क डन की बात करते हैं, किसी भी फोर्स के चलते, किसी भी फोर्स के चलते, वेदर द फोर्स इज वेरिएबल और कांस्टेंट मान के चलो, तो तुम लिखते हो कि एक छोटा सा फोर्स जो होगा, ये जनरली वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं। लेकिन यहां पे जब तुम लिखते हो एफ डॉट डी एक्स या फिर लिखते हो एफ डॉट डी आर, लिखना पसंद करूंगा मैं, एफ डॉट डी आर, तो तुम्हें पता है ये डी आर जो होता है वो डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप हो जाएगा। ये फोर्स जो है वो एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड में हो जाएगा, और इसे अपन इंटीग्रेट करते हैं तो नेट वर्क डन आ जाएगा लिमिट के अकॉर्डिंग। अगर x में होगा तो dx लिखेंगे, y में होगा तो dy लिखेंगे। इस तरीके से वर्क डन अपन निकालते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट मैं क्या बताने वाला हूं, ये क्या चीज है सर, ये एक्चुअल में है एरिया अंडर कर्व। ये बात तुम्हें पता ही है, ये क्या है एक्चुअल में, एरिया अंडर कर्व। तो आंसर एक सेकेंड में निकल गया क्वेश्चन का भाई लोग। कैसे, अगर मुझे f दे रखा है और यहाँ पे dr के बदले dy हम लेंगे। अगर 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 ये फोर्स जो है वो x में है तो हम लिखेंगे fx डॉट dx, हाँ सर। फिर लिखेंगे प्लस fy डॉट dy, हाँ सर। फिर लिखेंगे अपन fz डॉट dz, हाँ सर। ये बिल्कुल हमें समझ में आता है, ऐसे लिखेंगे। तो ये एरिया अंडर कर्व ही तो है, हाँ सर। क्यों, क्योंकि ये दो चीज का डॉट है, लेंथ इनटू ब्रेथ की तरह है। तो हमें पता होता है कि कोई भी, अगर कोई भी इंटीग्रेशन इस तरीके से लिखा है fx dx, तो एरिया अंडर कर्व को बताएगा। यस सर। तो देखिए कैसे एक बेहतरीन से लेक्चर में और बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट मेथड नंबर 1 का A to स्टार आपके सामने ये रहा। फोर्स ये रहा, इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो तुम क्या देखोगे, देखो क्या देखोगे, फोर्स y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या होता है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का 20 से शुरू होगा। स्लोप क्या है, 5 है ना, m के जगह पे क्या है 5, 5 क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा अक्यूट एंगल बनाता हुआ स्लोप जाएगा। बच्चों अगर यहां कोई दिक्कत आ गया तो तुम्हें रिवीजन की जरूरत है स्लोप का। देखो, अगर ये f वर्सेस y का ग्राफ है तो y जब 0 है, 0 रखो तो f कितना है 20, और पूछा क्या है, वर्क डन निकालो y इज इक्वल टू 0 से 10 तक। तो y जब 10 होगा, सपोज कर लो ये 10 है, y का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 रखो इसमें, तो कितना आ गया 50 और 20, ये कितना निकल गया 70। बहुत मजा आया। तो तुम्हें अभी तुरंत पढ़ाया कि एरिया अंडर द एफएक्स कर्व जो होगा वही वर्क डन होगा। तो पूछा इसने क्या कि बताओ बेटा वर्क डन क्या है, तो तुम्हें क्या निकालना है बच्चा लोग, ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया क्या हो जाएगा बेटा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो ये तुम्हारे, यानी तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल ऐड कर लो, और नहीं तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये कितना है 20, ये कितना है 70, तो 70 और 20 कितना हो गया 90, तो हो गया एरिया
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाइट कितना है 10, और यही हो जाएगा क्या टोटल वर्क डन। ये मजा अगर तुमने लिया है तो हो जाएगा 45 और इंटू 10 हो गया 450 जूल। ये मैं करूंगा यार, मुझे स्लोप से बड़ा प्यार है। और मैथ्स वाले बच्चे हो तो यार फटाक से करो ना, इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन बचा लिया। ये देखते ही तुम बताते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन होगा और ये आंसर आएगा। ये सब चीज तो मैं समझाने के लिए कर रहा था मेरे बच्चे लोग। अगला इसी को अगर तुम दूसरे मेथड से करना चाहते हो, मेथड नंबर 2 भी यहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्या सर? हाँ क्यों नहीं, मेथड 2 भी इंप्लीमेंट कर लो। चलो इसमें इस चीज को अगर इंटीग्रेशन से करो तो यहीं पे कर दो क्या? हाँ सर कर दो कर दो कर दो कर दो, क्या ही दिक्कत है। तो ये एफ वाई डी वाई है, इसको डी वाई देके इंटीग्रेट करोगे, ये 5 हो गया, ये वाई डी वाई है, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन हो गया वाई स्क्वायर बाई 2, बोलो मजा आया। ये 20 इंटू डी वाई है तो ये भी 20 हो गया, बहुत बढ़िया। डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो गया, मजा आया। लिमिट 0 से लेके 10, लिमिट 0 से लेके 10, मजा लो जीवन का, और वर्क डन आंसर की प्राप्ति इसमें भी हो गया। तो ये कितना हो गया 100/2 है ना यार। 100/2 कितना होता है बच्चा लोग? 50, 50 इंटू 5 250, और ये कितना हो गया 200। ओहो हो, आंसर हो गया 450 जूल। बोलो क्या मस्त मजा आया बच्चा लोग। तो इस तरीके से क्वेश्चन आसान है, देखो बहुत ही आसान है फिजिक्स यार, रियल सच्चाई यही है। बस तुम्हें उन चीजों को ना एकदम फील ले लेना है, एकदम ब्लड सेल के अंदर, जैसा कि तुम लोग लेते जा रहे हो। तो आई एम हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी। तुम्हारे कमेंट्स और तुम्हारा एक्सप्रेशन हमें बताता है कि तुम रियल में फील लेते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चा लोग, और एकदम दिन रात एक कर दो और बढ़िया दो। देखो इस क्वेश्चन को करने का भी बहुत सारा मेथड है, लेकिन मैं एक और A to स्टार धमाकेदार दूंगा तुम्हें। यूं तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। जे एडवांस में बहुत सारे टाइप इस बार क्वेश्चन पूछे गए इस टाइप के, और मेंस में भी। तो ये इंपॉर्टेंट में से एक है। वो ऑल्दो ये 2019 का क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, लेकिन ये कभी भी आ जाता है कहीं पे भी। A force act on 2 kg object so that its position is given as, देखो पोजीशन दे दिया, बहुत मजा आया सर। बोल रहा व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स इन 5 सेकंड। अब देखो टाइम के फंक्शन में पोजीशन है और वर्क डन पूछा। अभी तुमने क्या बोला मुझे? सर वर्क डन होता है एफ डॉट डी एक्स या डी वाई या डी जेड। एक्स दिया तो डी एक्स लिख दिया, यानी कि डी एक्स का प्राप्ति हमें चाहिए। तो डी एक्स करने के लिए मैं इसे डिफरेंशिएट कर दिया, टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड। तो ये dx हो गया, और यहां का डिफरेंशियल लोगे तो 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा t dt। ये तुम्हें आते हैं ना टेकिंग डिफरेंशियल, या t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और t को इधर लेके चले जाओ। तो dx बाई dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 0। तो 60 के बगल में dt ले दो। तो टेकिंग डिफरेंशियल करके आप ये लिख सकते हो, या फिर इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके t को इधर ले जा सकते हो। तो dx की प्राप्ति हो गई सर हमारे पास, बहुत मजा आया। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, हाँ फोर्स भी तो चाहिए, dx निकल गया तो फोर्स भी चाहिए। तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करो भाई, वेलोसिटी मिलेगा dx बाई dt, ये कितना हो जाएगा 60। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन मिलेगा, कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास बॉडी का है 2 kg, तो फोर्स कितना निकल गया m इंटू ए, m2 और a कितना हो गया 12 न्यूटन का फोर्स। मजा आया। फोर्स का वैल्यू हो गया 12 न्यूटन, और x डायरेक्शन में, और यहां पे क्या है क्या है क्या है dx का वैल्यू 60 dt, तो इंटू 60 dt। इसका इंटीग्रेशन करो 0 से लेके 5 तक। ये है A to स्टार का तगड़ा वाला फील, जो तुम्हें एक नए अप्रोच को सिखा देता है, एक नए चीज को सिखा देता है। ये चीज भी तुम्हें सामने रखना चाहिए था। और इसी क्वेश्चन को मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकता हूं, है ना बेटा। देखो कैसे पूछा, क्या व्हाट इज द वर्क डन, तो वर्क डन तो निकल गया सर, तो निकालो 12 इंटू 6, हाँ टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25/2। तो ये हो जाएगा 2 से 2 3 जा, तो ये कितना हो गया 12 3 जा, ये हो गया 36 इंटू 25। कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, तो देखो देखो मैं कैसे करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, क्योंकि मुझे पता है ये 100 हो गया, और 4 9 जा 36, ये हो गया 900। देखो हर एक चीज यूज करना है तुम्हें, दिमाग यूज करना है, कैलकुलेशन यूज करना है, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने हैं, और फिर तुम तगड़ा स्पीड बनोगे। वही बच्चा बहुत फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता है, जिसे हर एक सब्जेक्टिव चीज आता है, वही ऑब्जेक्टिव का हीरो है। देखो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता हूं क्या? हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूंगा। देखो कैसे, तुम्हें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क डन बाय ऑल टाइप्स। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम को ना मैं गॉड ऑफ फिजिक्स बोलता हूं। ये एक ऐसा थ्योरम है जो कि कहीं भी यूज होता है, बेहतरीन यूज होता है, और बिना किसी भी कंडीशन के यूज होता है।
वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके ऊपर 5-7 क्वेश्चन अपन देखेंगे भी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस और एडवांस के लिए, तो इसके ऊपर आप कंट्रोल कर लीजिएगा घर जाके। मैं अभी वर्क एनर्जी थ्योरम का लाइन से क्वेश्चन कराऊंगा 4-5, जो कि आ रहा है लगातार ईयर में, लेकिन आप लोग इसके ऊपर 5-10 क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है ना, और समझ ही गए हैं। तो जल्दी से देखिए, वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये इतना ही सा होता है। दुनिया में जितने भी फोर्स क्वेश्चन में लग रहे होते हैं सबका वर्क डन लिखना होता है लेफ्ट साइड, और राइट साइड में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। ओके सर, तो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं सर? फोर्स तो एक ही लग रहा होगा। अब हमें फोर्स का कुछ आइडिया ही नहीं है, कितना फोर्स, क्या फोर्स, नहीं फोर्स, कुछ आइडिया नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, मास इनटू एक्सेलरेशन से निकाल पाते, ये मेथड तो डिफरेंट था जो मैंने कर दिया। अगर तुम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ और तुम्हें वर्क डन निकालना है, और तुम्हें बता दिया इस क्वेश्चन ने कि फोर्स एक्ट, यानी कि वही फोर्स का वर्क पूछा जो उसका ये बताया गया है, तो लेफ्ट साइड में तो तुमने लिखा है वर्क डन बाय ऑल टाइप, वर्क डन मतलब फोर्स का ही वर्क डन पूछा। राइट साइड में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओ भाई साहब, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी निकाल लिया है आपने 60। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कब तक? 0 से लेके 5 सेकंड तक। लो आंसर, तो क्या लिखोगे? हाफ एम वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल कितना लिखोगे? 6 इंटू 5, कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड। वी इनिशियल कितना लिखोगे? 6 इंटू 0। अरे ये क्या कर रहे हो, पता चला है क्या नहीं तुम्हें? हाँ सर, डिफ्रेंशिएट करके b इज इक्वल टू 60 निकाला ना, इसमें t इज इक्वल टू 0 रख दिया, इसमें t इज इक्वल टू 5 सेकेंड रख दिया। सर मजा आ गया है जीवन का क्या? तो बच्चा लोग यहाँ पे ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर हो गया 900, बहुत बढ़िया, खुपाच खुपाच आंसर आ गया टकाक 900 जूल। ये भी एक बेहतरीन चीज होता है, और इसे भी मैं तो स्टार का नाम दूंगा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम से मुझे बहुत प्यार है। वर्क एनर्जी थ्योरम एक ऐसा चीज है ना यार, जो तुम्हें एकदम मजा दिला देता है, एकदम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करता है। देखेंगे अपन, और तगड़ा वाला मजा दिलाएंगे अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ेंगे 2020 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पता नहीं मैं कितनी बार बच्चों को क्लासरूम में कराता हूं, और देखो ये क्वेश्चन एक बार नहीं आया, बहुत बार आया, बहुत बार आया, और तुम्हारे में भी आ सकता है। क्वेश्चन कितना लंबा है क्या है, और देखो कैसे सिंगल लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होता है, बस तुम्हें समझना है कॉन्सेप्ट्स को। पोल कह रहा है स्मॉल ब्लॉक स्टार्ट स्लीपिंग डाउन फ्रॉम अ पॉइंट बी, पॉइंट बी से क्या कर लिया है, ये स्लीप कर रहा है। ध्यान से देखेंगे। अच्छा एक चीज यार, कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे सर क्वेश्चन देके ना आप साइड हो जाया करो, फिर 10 सेकंड दिया करो पॉज करके। बेटा ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं साइड हो जाया करूंगा, ये बात सही बोला, मैं बैठ ही जाता हूँ। हाँ 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 ठीक है, अब उतने देर में तुम लोग पॉज कर लिया करना, क्वेश्चन आते ही मैं बैठ जाया करूंगा, ठीक है ना, और उतने देर में पॉज कर लो। और रिकॉर्डेड लेक्चर है बेटा, आप सीखने के लिए आए हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोग कीजिए। अब मैं खड़ा रहूंगा, यहाँ खड़ा रहूंगा तो मजा आएगा क्या उतने में? तो मैं तुम्हें तगड़ा मोटिवेट कर दूंगा यार, घर में जाके 10 घंटे पढ़ोगे। कितने लोग मेरे मोटिवेशन के बाद 10 घंटे पढ़ाई करने का हिम्मत रखते हो? कमेंट करके बताना सर, रियल में हम पढ़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन में इतने सालों में मैंने देखा है बच्चों की, बच्चों को वो मोटिवेशन, वो एनर्जी की बहुत आवश्यकता होती है, और जो जिस दिन एकदम तुम लगातार कर रहे होते हो मेहनत ना, उस दिन मजा ही आ जाता है, और तुम 1 घंटा 2 घंटा नहीं 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो। तो अभी वही समय है बच्चों आप लोगों का, और अपने जान लगाइए, और हम लोग लगातार आपके लिए और भी कुछ बेस्ट सोचा जा रहा है, आपको मैं बता दे रहा हूं। अब आ जाएगा, अब मेरे से मत पूछ लेना क्या 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 क्या, बढ़िया बेहतर सिलेक्शन एक्सप्रेस में जान लगाओ, और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं निकाल रहा हूं तुम्हारे लिए जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। तो मतलब इसको अगर कट डाला तो सिलेक्शन पक्का हो डाला, ठीक है ना बेटा? तो इसको पूरा जान लगाओ, और जितना भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं उसके 3 गुना क्वेश्चन कितने लोग किए थे लास्ट क्लास में मुझे जरूर बताना, सब हमने किया था। और बाकी के जो 2 दिन का गैप होता है उसमें तुम क्या करते हो? उसमें बेटा तुम रिविजन का प्लानिंग करो, ठीक है? तो एक रिवीजन प्लानिंग मैं तुम्हें दूंगा, अगर तुम्हें रिक्वायर है तो लिख देना एमएमए रिवीजन। तो एमएमए रिवीजन अगर आया कमेंट्स में बहुत सारे, तो फिर अपन करेंगे रिवीजन का भी प्लानिंग, ठीक है ना? लेकिन अभी जितना मैं करता हूं उसका 3 गुना क्वेश्चन तुम्हें करना है, और जो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा रहा हूं तो इसके 5-7 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करने हैं, ठीक जी? देखिए क्वेश्चन को, बोले स्मॉल ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग डाउन फ्रॉम अ पॉइंट बी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ए बी, ठीक है? ये भी इंक्लाइंड प्लेन है, व्हिच इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है? बहुत बढ़िया। BC इज स्मूथ एंड द रिमेनिंग सेक्शन CA इज रफ। देखो ये वाला चीज जो है स्मूथ है, BC स्मूथ है, और ये CA जो है वो क्या है, रफ है। चलो बढ़िया, ऐसे ऐसे लिख दिया मैंने। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, ठीक है? म्यू लिख दिया, बहुत मजा आया। अब इट इज फाउंड दैट द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट एज इट रीचेस द बॉटम। ओ भाई साहब, यहां से किससे चला? छोड़ा गया है, रिलीज किया गया है, रेस्ट से स्टार्ट किया,
मतलब u कितना था 0, और जब पहुंचा तो v भी कितना है 0। क्वेश्चन वालों ने बोल दिया, मजा आ गया मुझे। अब क्या पूछ रहा है, बोले इट इज फाउंड दैट द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट एच रीचेड एट द बॉटम ए, द इंक्लाइन प्लेन BC इज इक्वल टू 2AC। BC जो है इसका डबल है, तो मान लो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 2x। क्वेश्चन वालों ने यही बोला BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC। चलो, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय, बोला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज k tan थीटा है। तो पूछ रहा है बताओ k का वैल्यू। अब तुम देखो, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आए, वेलोसिटी का ज्ञान हो और फ्रिक्शन हो, तुरंत वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सोचो, तुरंत वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सोचो कि यहां से कौन कौन काम कर रहा है भाई। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3x। हाँ सर, तो यहाँ पे अगर एक इंक्लाइन पे, तो तुम्हें पता है यहाँ पे ये एंगल ये mg, और जो एंगल इंक्लाइंड का वही एंगल नॉर्मल और इसके बीच का होता है, तो ये होता है mg cos थीटा, और इधर हो जाएगा mg sin थीटा। अब देखो इसमें कौन कौन सा काम किया, mg sin थीटा 3x तक काम किया, तो mg sin थीटा उधर ही डिस्प्लेस कराया, तो वर्क कितना हो जाएगा mg sin थीटा इंटू 3x। चलो अब क्या हुआ, अब यहां से यहां तक mg ने काम किया है टोटल, लेकिन यहां तो फ्रिक्शन है नहीं, यहां फ्रिक्शन काम किया, तो फ्रिक्शन x डिस्टेंस चला, फ्रिक्शन लगेगा कितना, तुम्हें पता है जब यहां पे कहीं आया होगा तो फ्रिक्शन इसके ऊपर लगेगा कितना, म्यू इंटू एन। एन का वैल्यू कितना है बेटा mg cos थीटा, तो ये कितना होगा म्यू mg cos थीटा। लेकिन म्यू mg cos थीटा कितने देर तक लगा, जिसपे फ्रिक्शन है वो तो सर इतने ही देर तक लगा, तो क्या लिखोगे म्यू mg cos थीटा यहां से लगना शुरू हो चुका है, बोलो हाँ या ना। यस सर, तो म्यू mg cos थीटा और x एक दूसरे के बीच में 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो तुम लिखोगे माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू एक्स। और ये हो गया क्या, टोटल वर्क डन हमने निकाला यहाँ पे, किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², इनिशियल भी 0, फाइनल भी 0, 0 माइनस 0 0। ओ हो। अब ये इक्वेशन को तुमको सॉल्व करना, तुम्हें पता है ये 0 है या माइनस है, ये भी बराबर हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। mg से mg निपट गया, अरे भाई साहब खुपाच, ये x देखो निपट गया, टकाक, और ये cos को नीचे करो तो यहाँ पे बचा म्यू इज इक्वल टू, ये रहा 3 sin बाय cos tan थीटा, और ये किसके बराबर है, क्वेश्चन वाले ने बोला k tan थीटा के। देखो क्या आसान चीज है, k का वैल्यू कितना 3। मजा लो जीवन का। अगर तुम्हें A2 स्टार का जगड़ा फील आना शुरू हो चुका है तो भाई साहब कमेंट तगड़ा, दिल विल प्यार व्यार बरस जाना चाहिए। लेकिन अगला बेहतरीन क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी के ऊपर आप अभी करने वाले हैं, चलिए देखिए, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h। बहुत मजा आया। बोल रहा है द रीचेज एट द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 0.8 gh। अब जनरली मैंने तुम्हें क्या बोला है कि m मास का बॉडी को अगर छोड़ते हो तो नीचे कितना आता है स्पीड से, v इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हें बताओ, रूट अंडर, अरे यार mgh इज इक्वल टू हाफ mv², इक्वेशन लगा देते हो, बोलो हाँ है ना। mgh इज इक्वल टू हाफ mv², ये कैसे लगाया बेटा, ये कैसे लगाया, वही वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, mg का mg इंटू h, तो हो गया mgh, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो मान लिया हाफ mv², तो v का वैल्यू कितना आ गया, खुपाच रूट अंडर 2gh। जनरली ये √2gh होना चाहिए, √2 होता है 1.41, लेकिन ये लिख रहा है 0.8 gh, थोड़ा फिजिक्स का फील दिला रहा हूं। इसका मतलब कि इन्वायरमेंट में कुछ और भी था, तो क्या था, एयर रेसिस्टेंस था। ये क्वेश्चन हर एक साल मैंने पढ़ाया है लास्ट 10 ईयर से, हर एक साल। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन बताओ, जनरली मैं प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन पे करता हूँ, प्रोजेक्टाइल से फेंक देता हूँ और बोलता हूँ बताओ जमीन पे चकराया इतने वेलोसिटी से, तो बताओ एयर का वर्क डन कितना हुआ। सोचो कितना मजेदार क्वेश्चन है। तो लोग आधे टाइम सोचते हैं एयर फ्रिक्शन का वर्क कैसे निकालेंगे, अरे अस्त्र तेरे पास खतरनाक वाला है, कौन सा, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो लगाओ वर्क डन बाय mg फोर्स प्लस वर्क डन बाय द एयर रेसिस्टेंस, यही दो तो फोर्स है, इज इक्वल टू डेल्टा के ई। हाँ सर, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां से निकलेगा, तो ये क्या लिखोगे, हाफ इंटू m इंटू v², इसका स्क्वायर 0.8 का होल स्क्वायर कितना हो गया 0.64। हाँ ये क्या हो जाएगा gh। बहुत मजा आ रहा है क्या बचवा लोग, ये क्या हो जाएगा mg का वर्क डन, mg का वर्क डन कितना हो जाएगा, mg भी नीचे बेटा और h भी नीचे सेम डायरेक्शन में, तो क्या लिखोगे mg इंटू h, और ये क्या है वर्क डन बाय द एयर रेसिस्टेंस। देखो ध्यान से तुम लोग, तुम्हें बताया भी था
तो वर्क डन बाय द एयर रेसिस्टेंस जो अगर तुम निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा mgh और ये हो जाएगा 0.32, 32 to 64 और ये हो जाएगा 1 mgh। तो 1 mgh उधर गया तो और 0.3 पॉजिटिव का और 1 नेगेटिव का, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.68, लेकिन किस चीज का, निगेटिव का, क्योंकि ये दोनों को सम करके 1 आना है इंटू GH। कितना मजा आया इस क्वेश्चन में सोचो, और कैसे सेकंडों में वर्क एनर्जी थ्योरम का तुमने बेहतरीन फील लिया होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, लेकिन बस तुम्हें मुझे थोड़ा सा फिजिक्स सिखाना था। 0.6 mgh निकाल के तुम निकल चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपके सामने, एक बेहतरीन क्वेश्चन जेई एडवांस टाइप का, जो कि जेई मेंस, जो कि जेई एडवांस बनाती थी। ये एनटीए का पेपर नहीं है बेटा। 2006 में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा, जरा देखना, मजा आ जाएगा तुम्हें जीवन का। बोल रहा मास m kg इज सस्पेंडेड बाय द वेटलेस स्ट्रिंग। वेटलेस स्ट्रिंग से मास m kg को तुमने हैंग कर रखा है, ठीक है, बहुत मजा आया। बोल रहा है द हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसने बोल दिया फोर्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, दैट इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस इट अंटिल द स्ट्रिंग मेक्स, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन भी बता दिया इसने और फोर्स भी बता दिया। बोला फोर्स फिक्स है और डायरेक्शन भी फिक्स है, बताओ ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल? सर ये कांस्टेंट फोर्स है ना। तो इसके ऊपर एक फोर्स तुमने लगाया F, देखो कितना मजा आ रहा है। जैसे ही तुम F लगाओगे तो इधर जाने लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद हालात ऐसे नहीं रहेंगे। हालात क्या होगा, इसके ऊपर एक टेंशन का भी फोर्स लगने लगेगा इधर की तरफ, क्योंकि ये किसी एंगल पे आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, टी का ये वाला कंपोनेंट अगर मान लो टी कॉस थीटा है तो इधर वाला हो जाएगा टी साइन थीटा और ये वाला एफ हो जाएगा। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है। और धरती माता जैसे ही थोड़ा सा भी लिफ्ट करोगे, धरती माता mg भी एक्ट करना शुरू कर देगी। यानी कि इसके ऊपर अगर टोटल वर्क की बात करो तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे, mg नीचे लगेगा, F इधर लग रहा होगा ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, और टेंशन ऊपर लग रहा होगा। और इसको अगर तुम किसी भी रस्सी से अगर खींचोगे किसी चीज को, जैसे मान लो मेरे पास एक पेंडुलम है जो मैंने तुम्हें बताया भी था, और पेंडुलम से अगर ऐसे ऐसे हैंग हो रहा है, सपोज कर लो ये वाला पेंडुलम मेरे पास रहता है, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे हैंग कर रखा है सपोज कर लो, और इसको अगर मैं अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स से मैं खींचूं इधर डायरेक्ट ऐसे ऐसे, देखना, तो ये हमेशा एक आर्क में जाता है, देख रहे हो, आर्क में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक रेडियस का काम करेगा और ये तना हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल में ऐसे खींचते रहेंगे। देखो मैंने फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज नहीं किया था, तो ये हमेशा एक आर्क में जाएगा। तो तुम्हें ये बात पता चल चुका है यहां से कि सर ये तो यहां से एक सर्कुलर आर्क में जाएगा। सर्कुलर आर्क में हमेशा टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय द टेंशन खत्म हो गया 0। अब mg का वर्क अगर निकालना है तो ये जितना हाइट तक गया होगा उतना हाइट अपन कैलकुलेट करने के लेट इट बी h। मैं इंटरेस्टेड हूं इस फोर्स का वर्क में। पॉज करके मुझे बताओ कि वर्क डन बाय द फोर्स कितना है, पॉज करके बताओ। वो इसी सिचुएशन में मान लो ये स्ट्रिंग का लेंथ टोटल L है, मान लो स्ट्रिंग का लेंथ L है, बोल दिया मैंने, और इसी सिचुएशन में बताओ F का वर्क डन कितना है। पॉज करके करो, मैं अब आंसर बताता हूं। तो ये हो जाएगा L, तो ये L cos थीटा, ये कितना हो जाएगा L sin थीटा। देख पा रहे हो, L cos थीटा और ये L sin थीटा, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज। तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेना होता है, यही तुमने पढ़ा है वर्क का डेफिनेशन। वर्क का डेफिनेशन होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये लाइन अगर तुम सबको क्लियर है तो तगड़ा वाला आग लगा देना कि सर आपने मजा दिला दिया था ये बात बोल के कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ बॉडी का, तो आंसर हो जाएगा FL sin थीटा। क्या आंसर FL sin थीटा था? तो तगड़ा वाला आग लगा, यस। अब क्वेश्चन को हमने समझा है अभी तक बस कि एक F फोर्स लगाने से किसी पेंडुलम में क्या क्या होता है। क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं। बोल रहा है मास ऑफ mkg सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस स्ट्रिंग, द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस इट until the string makes an angle of 45 डिग्री। इसने थीटा का वैल्यू 45 बोल दिया बच्चा लोग, चलो ठीक है। विद द इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन इज, मतलब पूछ क्या रहा है कि द मास m is suspended by weightless, the horizontal force that is required, यानी कि इसने फोर्स का वैल्यू पूछा।
किसका वैल्यू पूछा? फोर्स का वैल्यू बताओ कि कितना रिक्वायर्ड होगा जिससे बॉडी यहां से यहां चला है। अब क्या इसके ऊपर जाए? नहीं, चलने का टाइम में स्पीड कितना था? 0, और इससे बोला 45 ही बना है, इसका मतलब रुकना पड़ेगा इसे, तभी 45 बनाएगा। बहुत सारा फिजिक्स, बहुत सारा फिजिक्स। अब लैंग्वेज को पॉज करके फिर से पढ़ो। बोलो द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस इट अनटिल, या अनटिल वर्ड इस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये वाले ब्लॉक के ऊपर जब तुम ये एफ फोर्स लगा रहे हो तो ये 45 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। Until the string makes an angle of 45 degree with the initial vertical direction, initial vertical direction से 45 डिग्री तक ही जाना है। क्वेश्चन समझ के लोगों को लगेगा ये F इंटू एल साइन 45 पूछा है, महापाप करेगा बच्चा लोग। इसने ये पूछा ही नहीं है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन तो पूछा ही नहीं, पूछा फोर्स का वैल्यू बताओ, फोर्स का वैल्यू बताओ जिससे वो यहां से यहां तक पहुंच पाएगा। मैंने तुम्हें बोला जब भी ऐसे घुमाने वाला क्वेश्चन तुम्हारे पास आए, ऑलवेज महान अस्त्र शस्त्र को याद करो और याद करो ए टू स्टार का वो फिल जो वर्क एनर्जी थ्योरम तुम्हें देता है। लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। कौन कौन से फोर्स है? टेंशन का फोर्स, टेंशन का वर्क डन 0, बहुत मजा आया। वर्क डन बाय द एमजी, एमजी का एमजी इंटू एच, और एच का वैल्यू तुम बता दो। सपोज करो स्ट्रिंग का लेंथ एल है, तो ये एल है, तो ये एल होगा, तो ये हो जाएगा एल कॉस 45, ये एल बाई रूट 2 लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है तुम्हारा, नहीं। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एल बाई रूट 2, और टोटल कितना है? एल, तो एच कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो? एल माइनस एल बाई रूट 2। बोलो मजा आ गया। एम जी नीचे, हाइट ऊपर, निगेटिव का वर्क डन हो जाएगा कितना? माइनस ऑफ एम जी, हाँ सर, और एल यहां पे ले लो, माइनस ऑफ एम जी, और एल यहां ले लो, और यहां पे क्या लिखोगे? कॉमन लोगे तो एल 1 माइनस 1 बाई रूट 2। बहुत मजा आया। अब क्या? अब कौन सा फोर्स है? एफ बी है, इसका वर्क डन लिखो, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो क्या लिखोगे? प्लस एफ इंटू एल बाय रूट 2। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही शांति से एकदम पेशेंसली अगर पढ़ो तब तुम्हें पूरा क्लैरिटी मिलेगी, और अगर किसी को डाउट है तो दोबारा से जाके पढ़ो जो जो चीज मैंने अभी तक बोला है, क्योंकि ये बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, एडवांस लेवल का है जो कि मेंस में आ सकता है। अब देखो ये हो गया टोटल वर्क डन, किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसने बोला यहां से लगा के अनटिल, मतलब यहीं तक पहुंचाओ, मतलब इसके पास पक्का इसका वेलोसिटी 0 होगा, तभी ये इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर वेलोसिटी कुछ हुआ तो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? किसी भी चीज का यहीं तक पहुंचना है तो यहां पे आके रुकेगा तभी तो यहीं तक पहुंचेगा यार, नहीं तो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। हाँ सर, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी भी 0 और इनिशियल भी 0, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये गया उधर, तो यहां से निकल गया एफ एल बाई रूट 2। देखो क्या तगड़ा फील आएगा तुम्हें, एम जी इंटू एल इंटू 1 बाई रूट 2। बोलो क्या बात एकदम समझ में आ गई है बच्चा लोग? खूब आज रूट 2 से यहां देखो, रूट 2 माइनस 1 हो गया, ये तो हो गया आंसर एम जी इंटू रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2। खूब आज एफ का वैल्यू आ गया कितना बेटा? एम जी इंटू रूट 2 माइनस 1। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें रियल में फील दिला दिया है ना, तो तगड़ा वाला टू स्टार का आग लगना चाहिए और दिल विल प्यार व्यार बरस जाना चाहिए, क्योंकि आपका दिल विल प्यार ही मुझे एनर्जी देता है बढ़िया क्वेश्चन आपको कराने के लिए, सोचने के लिए। अब देखो ये क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है ना यार, तुम ही सोचो, ऐसे तो नहीं तुरंत से एकदम सारा क्वेश्चन याद हो गया, लेकिन ढूंढ के निकाला है मैंने, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन सा होता है, क्योंकि नाम हमने सिलेक्शन एक्सप्रेस रखा है, तो आपका सिलेक्शन की जो श्योर सिलेक्शन वाला काम है ना, उसी के लिए मेहनत हो रहा है बेटा। तो आप लोग भी जान लगा रहे हैं और प्यार व्यार तो बरसा ही रहे हैं। थैंक यू फॉर योर लव एंड अफेक्शन। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, देखिए मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन को रीड करके। 2019 में पूछा गया एक बेहतरीन क्वेश्चन अगेन, बोल रहा है ब्लॉक ऑफ मास m is lying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of a spring constant k, the other end of the spring is fixed as shown in the figure। ये फिक्स्ड है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, बहुत बढ़िया। बोल रहा है the block is initially at rest, initial velocity 0 and is in equilibrium position, यानी कि ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। बोला if now the block is pulled with the constant force f, पड़ा हुआ है, फोर्स वो शुरुआत में नहीं लगा, मतलब स्प्रिंग भी नेचुरल लेंथ पे होगा, फोर्स भी नहीं लग रहा है, तभी इक्विलिब्रियम पे होगा यार। हाँ, अब बोल रहा है कि फोर्स लगा दिया f,
बोल रहा है द मैक्सिमम स्पीड। जब भी कभी फिजिक्स में, मैकेनिक्स में ये मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम कंप्रेशन ये सब आए, तुरंत से तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम का दिमाग में रखना है। वैसे इससे बेहतर चीज भी हमारे पास है, एक और कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्रेम पढ़ाता हूं मैं, पढ़ाऊंगा भी, टेंशन मत लो, मजा आ जाएगा। तगड़ा जो एक एक पेज का क्वेश्चन होता है उसे एक सिंगल लाइन में सॉल्व करेंगे अपन, दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना। तो इसको जरा सा पढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। अब इसका फिजिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, पहले फिजिक्स को फील करना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सा सिचुएशन होगा कि इस ब्लॉक का स्पीड मैक्सिमम हो। तो पता है बहुत सारा बच्चा क्या बोलता है कि जब ये शुरू करेगा तभी एफ फोर्स लगेगा, है ना। जैसे ही शुरू करके थोड़ा सा आगे जाएगा यहां पे, तो इसमें कुछ एक्सटेंशन आ जाएगा। अभी भी एफ तो लग ही रहा है, लेकिन एक्सटेंशन के चलते के एक्स नाम का फोर्स पीछे भी लगने लगेगा। तो अब इसके ऊपर नेट फोर्स घट गया, है ना। फिर ये वाला फोर्स है। तो लोगों को यहां पे मैंने अपने एक्सप्लेनेशन को ब्रेक दिया है तुम्हारे दिमाग को थोड़ा घुमाने के लिए, अदरवाइज मैं कंटिन्यूएशन में एक्सप्लेन कर देता, लेकिन मैं तुम्हारा फिजिक्स सोचना चाहता हूं, तुम्हारे दिमाग से मैं फिजिक्स को सोचना चाहता हूं, अपने दिमाग से नहीं। अभी तो तुम यही सोचोगे कि मैं नहीं सोचूंगा, ये तुम सोचोगे। मैं कुछ और सोचूंगा। तुम सोचोगे कि सर फोर्स जहां पे लगा है ना, उसी पॉइंट पे ये एकदम से वेलोसिटी ज्यादा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं मुझे। तुम में से कितने सोच रहे थे यही चीज, मुझे ये भी बात भी बताना, कमेंट करके बताना। तो जैसे ही फोर्स लगेगा तभी सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा, ऐसा लोग सोचते हैं, क्योंकि उसके बाद ये फोर्स को, इसका जो के एक्स है वो कम करता चला जाएगा। लेकिन ये गलत फिजिक्स आ गया बेटा, फिजिक्स ही गलत हो गया इस जगह। अब जरा सा इसका फिजिकल एनालिसिस समझाता हूं मैं। जरा देखो क्या होगा, एक ब्लॉक है और इधर की तरफ फोर्स लगा है और यहां पे स्प्रिंग है ना। अब इसके फिजिक्स को थोड़ा सोचते हैं क्या होगा, सोचना जरा सा, एकदम मजा दिला दूंगा मैं अभी, पूरा फुल लेवल ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए और तगड़ा वाला आग लगेगा। मैं नहीं बोलूंगा, तुम खुद लगाओगे, देखना। बस 1 मिनट मेरे साथ रहो, देखो क्या ब्लड सेल के अंदर फिजिक्स घुसा दूंगा मैं अभी। देखो क्या होगा, जैसे ही तुम फोर्स लगाओगे, ये फोर्स अभी ज्यादा है, यही फोर्स ही है सर, ज्यादा क्या, यही है एक। जैसे ही तुम इसको लगाओगे एकदम से आएगा, हाँ, जैसे ही आएगा तुरंत से के एक्स इधर लगने लगेगा। लेकिन ये बात श्योर है कि ये धीरे धीरे एक्स बढ़ेगा, थोड़ा सा एक्स बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। यानी कि जैसे ही थोड़ा सा भी आगे आया है, तो ये फोर्स अभी भी क्या, अगर थोड़ा सा आगे आया, मान लो यहां पे आया, मान लो, तो इतना सा चुटकी सा एक्स लगा, तो इधर चुटकी सा के एक्स लगा होगा, है ना। तो ये फोर्स से कम हुआ होगा, लेकिन अभी भी नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, जल्दी से बताओ, लेफ्ट या राइट। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में। तो जिधर ऑल्दो वो एफ डैश हो रहा होगा, जो कि एफ माइनस के एक्स के बराबर होगा, लेकिन ये होगा राइट साइड में। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, हाँ, वो भी राइट डायरेक्शन में। अगर एक्सेलरेशन इधर होगा तो बताओ इस ब्लॉक का वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा। सर बढ़ेगा वेलोसिटी, सर बढ़ेगा वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी जैसे ही तुमने खींचा, एक्सेलरेशन अभी भी इसी डायरेक्शन में, ऑल्दो वो शुरुआत से थोड़ा कम एक्सेलरेशन है, लेकिन है तो इधर ही, हाँ सर, तो वेलोसिटी अभी भी बढ़ेगा। और ये वेलोसिटी बढ़ेगा तो ये तेजी से बाहर आएगा, तेजी से बाहर आएगा तो और भी ज्यादा एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा तो ये वाला फोर्स बढ़ेगा, तो इसका जो नेट फोर्स होगा एफ डैश, वो अब घटेगा। लेकिन घटेगा, लेकिन अभी भी अगर ये एक दूसरे को ओवरकम अगर नहीं कर पा रहा है, मतलब ये वाले फोर्स को जो यहां का कहीं का होगा के एक्स डबल डैश मान लो, वो अगर इसको बराबर नहीं किया है, तो नेट हमेशा फोर्स एफ ज्यादा है अभी सिचुएशन तक भी। बोलो हाँ है ना, क्योंकि ये फोर्स ही शुरुआत में एक्स पैदा किया था। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे के एक्स बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा जब ये एफ के बराबर के एक्स हो जाएगा, होगा। जब ये एफ के बराबर के एक्स हो जाएगा, एफ बराबर के एक्स हो जाएगा, उस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट के अगले इंस्टेंट पे क्या होगा, अब अगले इंस्टेंट पे ये एक्स और बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी अब बॉडी पे तो रुकेगा नहीं। ये पोजीशन जब अचीव होगा तो उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं।
ये बहुत तगड़ा फिजिक्स एडवांस लेवल का जो मैं तुम्हें फील करवा रहा हूं बहुत ही कम टाइम में। एकदम स्पीड को कम करके मेरा बात सुनो जिसको कम समझ में आ रहा। पहले फोर्स इधर लग रहा था, थोड़ा सा गया, के एक्स उधर लगा, लेकिन अभी भी एफ माइनस के एक्स कुछ राइट साइड में होगा तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा, थोड़ा तेजी से आया और एक्स बढ़ाया, और एक्स अगर बढ़ाया तो क्या होगा, एक्स के और बढ़ने से ये के एक्स और बढ़ गया, तो ये बढ़ रहा है और ये फिक्स है। एक टाइम तो आएगा ना जब ये दोनों बराबर हो जाए। यस सर, जब ये टाइम आएगा उसे अपन इक्विलिब्रियम बोलेंगे, लेकिन उस टाइम से पहले तक एक्सेलरेशन राइट साइड में था और इसका वेलोसिटी बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। इस टाइम के अगले इंस्टेंट पे क्या हुआ, और वेलोसिटी के चलते ये और आगे जाएगा और ये के एक्स बढ़ेगा। इस टाइम तक ये दोनों बराबर था और इसके बाद का अगर कोई दूसरा एक्स पैदा हुआ, मतलब एक्स ट्रिपल डैश मान लो, तब ये बढ़ जाएगा। अब ये बॉडी रिटार्ड करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद नेट फोर्स नेगेटिव का उधर हो जाएगा, और जब तक ये बॉडी यहां से अपने इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच गया है तब तक इस बॉडी का वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा, और इसके जस्ट बाद रिटार्डेशन के चलते ये वाला वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगा। बोलो हाँ। तो इस पूरे फिजिक्स में फटाफट कमेंट करके बताओ, पॉज करके, कि किस इंस्टेंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ है। वो इंस्टेंट पे जहां पे बॉडी इक्विलिब्रियम को अचीव किया था। मजा आया क्या, जबरदस्त वाला। तो अगला लाइन में वही बोलूंगा, दिल विल प्यार व्यार तो ऐसे ही बरसेगा। हाँ भाई, ये इक्विलिब्रियम का सिचुएशन तक इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, तो यही वो पॉइंट होता है जहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। तो ये फिजिक्स का फील लेना इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, कि मैक्सिमम वेलोसिटी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा जब एफ बराबर के एक्स होगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ बाई के। यानी कि अब क्वेश्चन के पास आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताओ द मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड अचीव कहां पे होगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा। मान लो यहां पे इक्विलिब्रियम आया, एट इक्विलिब्रियम जब ये वाला फोर्स और ये वाला के एक्स मान लो, ये वाला दूरी मान लो एक्स तक कवर किया, तब इसका स्पीड हो गया वी मैक्स। तो अब मैं इस इंस्टेंट और इस इंस्टेंट तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं, तो मैं बोलूंगा वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। ये फोर्स भी इधर और एक्स डिस्प्लेसमेंट, तो इसका फोर्स का वर्क हो गया एफ इंटू एक्स। एक्स डिस्प्लेसमेंट अगर स्प्रिंग कराता है तो तुम्हें पता है ये वेरिएबल फोर्स होता है के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। के एक्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो नेगेटिव हो जाएगा। और ये भी सिखा दिया मैंने, के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन स्प्रिंग फोर्स। तो एक्स डी एक्स हो गया कितना, एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन ये हो जाएगा वर्क डन बाय द स्प्रिंग कितना, नेगेटिव। हाँ, क्योंकि फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। फाइनल काइनेटिक एनर्जी वी मैक्स को एक्सप्रेस करेगा। और क्वेश्चन वाले ने पूछा मैक्सिमम स्पीड, तो तुम लिखोगे हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर माइनस इनिशियली जब ये चल रहा था तो 0 था। ये लाइन अगर तुम्हें तगड़ा मजा दिया है तो तगड़ा आग लगाना बेटा। और इसमें अगर तुम एक्स का वैल्यू जो है वो अगर एफ बाई के रखोगे तो वो इंश्योर करेगा कि इसी एक्स पे ये वी मैक्स था, जो कि मैंने फिजिक्स में पूरा एक्सप्लेन किया। तो ये सब रियल फिजिक्स का क्वेश्चन है जो यार मेंस में कभी कभी आया हुआ है, ऑल्दो ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का है, तगड़ा क्वेश्चन में से एक, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से क्या देखे आप कि ये एफ बाई के रख दो सर, तो ये हो गया एफ स्क्वायर बाई के। हाँ सर, ये हो जाएगा माइनस हाफ के, और ये एक्स स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर बाई के स्क्वायर हो गया ये। हाँ, तो ये स्क्वायर से ये निपट गया, और ये हो गया कितना, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो निकाल दो आंसर और मजा ले लो जीवन का बचवा। तो ये देखो, अब मैं हमेशा 2 से, देखो कैलकुलेशन में हमेशा फास्ट करने की कोशिश करता हूं। देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से 2 निपट गया, कितना मजा आया। अब ये क्या हो गया, 2f स्क्वायर, और ये क्या हो गया, एफ स्क्वायर। ये हो गया 2f स्क्वायर बाई के, और ये एफ स्क्वायर बाई के। तो 2f स्क्वायर बाई के में से एफ स्क्वायर बाई के गया, तो एफ स्क्वायर बाई के बचा, और ये m नीचे, तो क्या आंसर हो जाएगा वी मैक्स का, तुम ही बता दो, मैं क्या बताऊं अब।
तो ये हो जाएगा 2f² बाय mk का रूट, और 2f² में से f² गया तो ये हो जाएगा f² बाय mk, और ये 2 ऊपर में है ना, नीचे वाला खत्म हो चुका है। हाँ सर, और इसका क्या हो जाएगा रूट, तो आंसर क्या हो जाएगा f/√mk। बताओ किधर है, फोर्थ ऑप्शन टिक करो और मजा ले लो जीवन का। सही में अगर मेरी तरह तुम भी मजा ले रहे हो तो आग वाग दिल विल प्यार व्यार बरसाते चलो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो 2016 में वही क्वेश्चन पूछा था। देखो अगर मैं क्यों बोलता हूँ PYQ करो PYQ करो, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा, पढ़ो जरा सा। बोल रहा है पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग द यूनिफॉर्मली रफ ट्रैक PQR। बोल रहा PQR ये तीनों रफ है, इसने बोल दिया। और अभी ऐसा ही क्वेश्चन दिखाया था मैंने अभी तुरंत तुम्हें, ये रहा अभी जो पूछा रिसेंटली, कहां पे पूछा था, ये वाला क्वेश्चन देख लो, 2020 में पूछा था। और 2016 का सेम क्वेश्चन वैसा ही था, इंक्लाइंड के ऊपर रफ था। और कल मैंने लास्ट क्वेश्चन एक और करवाया था 2021 का, मेरे ख्याल से वो भी वैसा ही था। देख लो ना क्यों बोल रहा हूं ये सिलेक्शन एक्सप्रेस है, इसके पीछे का लॉजिक है, रीजन है बेटा, मेहनत है बेटा तेरे पीछे। तो बोल रहा है PQR रफ है, बहुत बढ़िया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ओके, पार्टिकल और रफ ट्रैक के बीच में म्यू, बहुत बढ़िया। बोल रहा है द पार्टिकल को पेनिकल क्यों लिख दिया यार, अरे आज मेरे टाइपो कर दिया, टाइपो या पार्टिकल, यहां पे पार्टिकल कर देना है, ठीक है। क्या बोला, पार्टिकल, ठीक है, कोई दूसरा कलर ले लो, पार्टिकल। द पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ओके, फ्रॉम द पॉइंट P एंड इट कम्स टू रेस्ट। देखो रेस्ट से रिलीज किया, रेस्ट पे आया, कहां पे, एट पॉइंट R। यानी कि डेल्टा के कितना है भैया, डेल्टा के कितना है 0, राइट साइड का 0 कमाल हो गया। चलो चलो, वर्क एनर्जी थ्योरम 0 हो गया। अब देखो बोल रहा है अगला, द एनर्जी इज लॉस्ट बाय द बॉल ओवर द पार्ट PQ, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन है दोनों जगह, तो यहां पे भी फ्रिक्शन का वर्क डन होगा। तो तुम्हें पता ही अभी तुरंत मैंने सिखाया था, mg नीचे लगेगा, यहाँ पे mg और नॉर्मल के बीच का वही एंगल जो इंक्लाइंड का एंगल, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे mg साइन थीटा लगेगा, यहाँ पे mg कॉस थीटा लगेगा यहाँ पे, और mg का कंपोनेंट देख लो इधर, mg कॉस थीटा इधर, mg साइन थीटा इधर, हाँ, और यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू mg कॉस थीटा, म्यू इंटू n का वैल्यू कितना, mg कॉस थीटा, mg कॉस 30 लिख देता हूं, चलो देखिए रहो। तो यहां पे भी म्यू इंटू एन का फोर्स लगेगा, और ये यहां से यहां तक आएगा फ्रिक्शन का वर्क, और यहां पे भी फ्रिक्शन का वर्क करेगा। तो ये जो लाइन है, द एनर्जी इज लॉस्ट बाय द बॉल ओवर द पार्ट PQ एंड QR ऑफ द ट्रैक आर इक्वल। एनर्जी लॉस करेगा कौन, फ्रिक्शन का वर्क ही एनर्जी लॉस करता है, नॉन कंजर्वेटिव वर्क होता है। तो यहां पे जो फ्रिक्शन का वर्क है और यहां पे दोनों बराबर है, ऐसा क्वेश्चन वालों ने बोला, फटाक से ये चीज तुम लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सबसे पहला इक्वेशन मैं बनाऊंगा यहां से, देख लो, यहां का वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना हुआ, म्यू mg cos थीटा, और ये कितना हो गया भैया, जल्दी से बता दो सर, ये 2 है और ये एंगल 30 है, तो ये मान लो L है, तो ये क्या लिखोगे, L cos 30 है, L sin 30, तो H इज इक्वल टू L sin 30, sin 30 हो गया 1/2, तो L कितना हो गया 4, चलो 4 मीटर हो गया। तो ये हो गया म्यू mg cos 30 इंटू 4, हाँ सर, म्यू mg cos 30 इंटू 4, यही हो जाएगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इस पार्ट में, जो कि लॉस्ट कर देगा। लेकिन यहां पे जब फ्रिक्शन का वर्क निकालोगे तो वो कितना, इस बार नॉर्मल mg के बराबर होगा, कॉस वॉस नहीं आएगा। तो ये वाला दूरी कितना है, इसने लिखा ही नहीं यार, अच्छा ये दूरी नहीं है तो QR ले लेते हैं, चलो, तो क्या लिखोगे इधर, फ्रिक्शन, इधर होगा म्यू mg इंटू QR, हाँ सर, और ये दोनों बराबर होगा। कैसे पता सर ये चीज आपको, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एनर्जी लॉस्ट इन दिस पार्ट और इन दिस पार्ट आर सेम। तो यहां से क्या निकल गया बेटा, mg से mg खुपाच खुपाच, म्यू का वैल्यू है क्या नहीं, म्यू तो म्यू ही है, तो ये QR करके अच्छा म्यू से निकल गया, खुपाच खुपाच म्यू भी निकल खत्म, तो QR का वैल्यू निकल गया कितना बेटा, 4 cos 30, 4 cos 30। चलो बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार, बहुत दमकदार चीज आके समझ में आया। ये चीज छोड़ दो क्योंकि ये डिस्टेंस भी नहीं है। अब बोला यहां से चला और यहां तक आया, अब क्वेश्चन को पढ़ो। बोल रहा है एंड नो एनर्जी इज लॉस्ट व्हेन पार्टिकल चेंजेस डायरेक्शन, कहीं और लॉस ही नहीं हुआ एनर्जी का।
बोल रहा था वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड द डिस्टेंस एक्स। अच्छा ये दोनों चीज पूछा, म्यू भी बताओ और एक्स भी बताओ, तो एक्स का वैल्यू तो निकाल लिया मैंने, एक्स इज इक्वल टू क्यू आर, तो क्यू आर कितना निकला भैया 4 cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू √3/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 2√3, किधर है, अच्छा 2√3 कितना होता है 1.73, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6 और 17 2 3.4, सही कर दिया मैंने यार, सही है 3.46, ये बड़ा है तो एक इसमें ऐड कर 3.5, तो ये क्यू आर किधर है दूसरे में, तो 3.5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये दोनों ऑप्शन को खुपाच खुपाच कर दो तुरंत से। अब ये इसमें भी मजा दिला दिया, इसमें म्यू निकालना पड़ेगा। अब वर्क एनर्जी थ्योरम महान अस्त्र हमारे पास है सर, लगा दो, वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ का वर्क डन, यहाँ का वर्क डन, कौन कौन से फोर्स हैं, फ्रिक्शन का अलावा भी कोई है, यस धरती माता का mg, बोलो बेटा क्या तगड़ा फील आ रहा है, तो mg नीचे और h, तो टोटल वर्क डन बाय द ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लगाओ क्वेश्चन को देखो, तो mg यहां पे हो गया और 2 यहां, ठीक है ओके, तो लिखो 2 mg, हाँ दोनों नीचे है तो पॉजिटिव 2 mg वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। फ्रिक्शन का वर्क डन तुमने यहां पे निकाला है क्या, कितना है, हाँ सर कितना म्यू mg cos 30 इंटू 4, तो लिख दो माइनस म्यू mg cos 30 इंटू 4, बहुत बढ़िया, वहां पे भी निकाला था अभी तुरंत म्यू mg इंटू क्यू आर, और क्यू आर का वैल्यू अभी तुरंत तुमने निकाल ही दिया है, क्यू आर का वैल्यू कितना है, इसको इसी टर्म में लिखो यार, 2√3 लिखता हूं मैं अभी, क्योंकि यहाँ पे √3 का टर्म्स आ जाएगा, 2√3 इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या निकालना है भैया म्यू का वैल्यू, तो mg सब में है क्या, हाँ निपटा, तो चलो जल्दी से निपटा कॉमन लेके, mg वो 0 क्यों लिखा, क्योंकि शुरुआत में भी वेलोसिटी 0 बाद में वेलोसिटी 0, यहां से म्यू और म्यू है, इसको राइट साइड भेजो, तो 2 इज इक्वल टू म्यू कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचा 4 इंटू cos 30, cos 30 कितना हो जाएगा बेटा, cos 30 कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ √3/2, और ये भी हो जाएगा प्लस √2√3, क्योंकि ये उधर गया तो प्लस, ये उधर गया तो प्लस, ये 2√3, तो ये क्या हो गया 4√3, तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4√3, तो जब भी ऐसा कभी आए और पॉइंट में निकालना हो तो तुम्हें पता ही है हम रेशनलाइज कर देते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं मैं, तो 2 से 2 2 जा 4, फिर √3 को मैं लिख देता हूँ 1.73, और ये कितना हो जाएगा √3 इंटू √3, 3 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा लगभग 1.8 के आसपास है, तो 0.3 के आसपास कुछ आएगा, है ना, तो 0.2 तो आया नहीं, दिख ही रहा है, तो 0.3 वाला आंसर को टिक करो, 0.2 तो आया नहीं, 0.3 के आसपास 0.29 है, मजा ले लो जीवन का, क्या बच्चा लोग, जितना मजा मुझे आ रहा है उतना ही मजा तुम्हें भी आ रहा है, अगर ऐसा है तो तगड़ा वाला दिल विल प्यार यार, आगे कुछ नहीं, अगला क्वेश्चन, चलो ये रहा एक और क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, चलो साइड हो गया, मैं साइड हो गया, पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, बोल रहा है पॉटर लिफ्ट अ हैवी सूटकेस ऑफ 80 kg एंड एट द डेस्टिनेशन लोअर इट डाउन बाय अ डिस्टेंस ऑफ 80, यानी कि कहीं से कहीं ले गया और 80 सेंटीमीटर फिर नीचे ले आया, यही मतलब हुआ यार, हाँ सर, विद अ कांस्टेंट, ओहो कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब देखो देखो देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0, अरे बोलो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा नहीं, एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 का दूसरा मतलब होता है इक्विलिब्रियम, अब देखो क्या मजा है, जैसे ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ला रहा होगा, इसका मतलब ये जो 80 kg का बॉडी है इसके ऊपर mg लग रहा होगा धरती माता, और ये जो है तुम्हारा पोर्टर वाला ये भी फोर्स लगा रहा होगा कुछ, और ये फोर्स दोनों बराबर होंगे तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, कितना मजा आया, बोलो क्लियर। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पोर्टर लिख दिया इन लोअरिंग द सूटकेस, मतलब इतनी देर में पोर्टर का वर्क, तो पोर्टर कितना फोर्स लगा रहा है 80 न्यूटन का, क्यों कैसे पता सर, कांस्टेंट वेलोसिटी के चलते पता चला है, नेट फोर्स 0 है मतलब जितना ऊपर उतना ही नीचे, पोर्टर का फोर्स ऊपर आया, ये नीचे लोअर किया, इसने लोअर डाउन किया 80 सेंटीमीटर पे, तो आंसर कितना हो जाएगा -80, हाँ
80 न्यूटन क्यों, 800 न्यूटन लिखूंगा ना। अच्छा जी का वैल्यू 9.8 ले लिया है, चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम कर देंगे। तो ये हो गया 800 न्यूटन का फोर्स ऊपर, ये हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 80 का, 80/100 कर देता हूं तो मीटर में खत्म हो गया। तो ये खुपाच खुपाच हो गया, टकाक टकाक हो गया, 8064 हो गया, तो 64, तो 640 और निगेटिव का इतने जूल का किसने वर्क किया, पोर्टर ने। पोर्टर फोर्स ऊपर लगा रहा होगा, आ रहा होगा नीचे, मजा आयो क्या बच्चा लोग। तो निगेटिव में सारे वर्क है, ये दोनों तो होना ही नहीं है, खत्म करो पहले ही। और ये बहुत सारा है भाई साहब, 62,000 थोड़ी वर्क हो रहा है यार, 640 के आसपास ये है, टिक करो और आंसर निकलो। इतना ही फास्ट तुम करोगे यदि तुम्हें फिजिक्स के लिए कन्विक्शन है अंदर में। सब्जेक्ट के लिए जब तक कन्विक्शन नहीं आएगा ना, अरे यार जो मैं कर रहा हूं वो सही है, तब तक आंसर नहीं आता है। और वो कन्विक्शन बेटा खून जला के आता है। जो तुम मेहनत करते हो ना, अब इतने 10 सालों से हमने पढ़ाया है बच्चों को, तभी वो कन्विक्शन है कि जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं क्वेश्चंस को पढ़ के। और मैं गारंटी देता हूं जितना करवा रहा हूं ना क्लास में, अगर क्लासरूम में अगर फुल फ्लेज पढ़ा दिया ना बेटा, तो उसके बियॉन्ड आज तक नहीं आया है मेंस में क्वेश्चन, आज तक नहीं आया तो अब क्या आएगा, इतने 10 सालों में नहीं आया मेंस का क्वेश्चन, एक सिंगल क्लासरूम के बियॉन्ड नहीं आएगा अगर मैंने तुम्हें पढ़ा दिया तो। और मेरे ख्याल से हर एक वो टीचर जो मेंस एडवांस का है वो करते हैं मेहनत, बहुत मेहनत करते हैं, मैंने देखा है, पढ़ाया। लेकिन यस बच्चों, ये बात मैं इंश्योर करता हूं कि अगर तुमने सारा चीज अच्छे से किया और जो जो बोला जा रहा है, तो तुम्हारा सिलेक्शन रियल में है। बस तुम लोग जान लगाओ और खुश होकर जान लगाओ कि तुम कुछ दुनिया में बढ़िया कर रहे हो, इस बात से खुश रहो। फल की चिंता मत करो, कर्म करो बस, ठीक है। और अभी अपना काम सिर्फ कर्म करना है, कर्म करो, रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा, अभी क्या कर रहे हो उस पर पूरा फोकस करो, और इसके जो बता रहा हूं उसको करते जाओ करते जाओ, फिर देखो कैसे तुम धमाका मचाने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं आपके सामने क्या है। ये क्वेश्चन आप हमेशा की तरह देखते होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन लेने का मेरा मकसद ये है कि जैसे क्वेश्चन फिर से आ सकता है। इसमें मैं वर्क डन बाय द सूडो फोर्स, वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय द mg फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स का थोड़ा फील था, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लिया। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है ब्लॉक ऑफ मास m is kept on the platform which starts from rest with constant acceleration g/2 upward। अब ये ऊपर की तरफ g/2 है और ये ब्लॉक है, तो यहां पे नॉर्मल लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा। अब देखो, अब यहां पे नॉर्मल mg के बराबर हो गया क्या, नहीं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। तो इक्वेशन बनाओ न्यूटन्स लॉ का, n माइनस mg नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन g/2। तो यहां का नॉर्मल अब n बराबर mg नहीं है, यहां पे n किसके बराबर है, किसके बराबर है, mg/2 प्लस mg, तो 2mg प्लस mg तो कितना हो गया 3mg/2 के बराबर है। देखा, ये नॉर्मल चेंज हो गया यार इसके चलते। ये चीज का फील करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ो। बोल रहा है सोन इन द फिगर द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इन टाइम t इज, तो t टाइम पे ये कितना ऊपर जाएगा वो देख लो। तो एक्सेलरेशन ये क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो t टाइम पे ये कितना हाइट ऊपर कवर करेगा बताओ, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u तो खत्म ही है, तो हाफ at स्क्वायर, a का वैल्यू कितना g/2 इंटू टी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1/4 gt स्क्वायर। हाँ, ये क्या हो गया, हाइट कवर किया, फोर्स किधर लग रहा है ऊपर, तो वर्क डन कितना होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो नॉर्मल इंटू ये हाइट, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, नॉर्मल कितना है जल्दी से बताओ 3mg/2 और हाइट कितना है बेटा gt²/4। ये एकदम तगड़ा वाला मजा लेते चले जाओगे। ये 2 बार g है तो mg² t²/4 टू द 8, देखो किधर है mg² t²/8। अब पॉजिटिव या निगेटिव, अब ये निगेटिव भी है और ये पॉजिटिव भी है, लेकिन तुम्हें पता है कि नॉर्मल भी ऊपर है डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो वर्क डन पॉजिटिव हुआ है ना, वर्क डन एंगल 0 डिग्री है तो पॉजिटिव, और 180 डिग्री एंगल में नेगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग करते हैं एक और बढ़िया सा। अब ये एक क्वेश्चन के पीछे वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट है। तुम्हें जब भी कभी ऐसा दिख जाए, जब भी कभी ऐसा दिख जाए आई कैप जे कैप एक्स वाई, तो कभी ग्राफ व्राफ ये सब मत देखना। और एक और चीज देखो, ये फोर्स है और यहाँ एक्स वाई का ग्राफ है, तो कभी कभी एरिया मत निकाल देना इसका, ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का नहीं है ग्राफ, ये तो बोल रहा है कि इस पाथ पे गया है, वाई और एक्स का वेरिएशन है। और कभी भी अगर फोर्स में आई कैप जे कैप के कैप मिले, ऑलवेज वर्क डन ऐसे निकालो F.dr के इंटीग्रेशन से, ऑलवेज ऐसे वर्क निकालो, ठीक है। तो x वाला x के साथ जाएगा तो लिखोगे माइनस ऑफ x dx इंटीग्रेशन, बहुत बढ़िया, और y वाला y के साथ जाएगा तो लिखोगे y dy इंटीग्रेशन, बहुत बढ़िया। कहां से कहां तक बोल रहा है 1,0 से 0,1, तो x 1 से 0 तक गया तो x का लिमिट x के पास रखो, तो लिखो 1 से 0,
और y 0 से लेके 1 तक, तो 0 से लेके 1 तक, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट रखो बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर बाई 2 और माइनस 1, तो 1 स्क्वायर बाई 2। अब ये लिमिट रखने में ध्यान रखना, गलती मत कर देना। y स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो ये 0 वाला तो खत्म ही है, इसका कोई रोल ही नहीं है। हाँ सर, तो ये खुपाच हो गया, टकाक हो गया, तो ये हो गया 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1/2 और ये 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया, 1 जूल का वर्क डन हो गया। मजा आया जीवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा, अभी तुरंत मैंने पढ़ाया है तुम्हें। क्वेश्चन को पढ़िए, बोल रहा है रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स x इज एक्सर्टेड बाय रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। अब जैसे रबर बैंड ऐसा स्प्रिंग की तरह है, जैसे तुमने खींचा तो उसे दोबारा वापस ले जाएगा, तो ऐसे केस को रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स इधर है और वो x का फंक्शन है, तो तुम्हें पता ही है जब भी कभी ऐसे वेरिएबल फोर्स होते हैं, एक छोटा सा वर्क डन निकालते हैं, कितना, f dx। अब फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो। हाँ सर, तो ये क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं व्हेन अ रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस x, तो x डिस्टेंस लगा, तो बोल रहा है रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिस वेयर a एंड b आर कांस्टेंट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अप स्ट्रेच रबर। यानी कि ये नहीं पूछ रहा है कि रबर ने कितना वर्क किया, इसने बोला ये जो बंदा है वो कितना वर्क किया, तो जितना रबर वर्क किया होगा उसी का उल्टा वर्क ये किया होगा। ये बात समझ में आया तुम्हें? स्प्रिंग में भी वही होता है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क और उसका वर्क, ये स्लोली होता है तब होता है, वैसे चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, इसके पीछे का एक तगड़ा फिजिक्स होता है, ऐसे जनरल केस नहीं है ये। तो ये जितना वर्क करेगा उतना ही ये करेगा, तो इसका फोर्स भी इधर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा, जो रबर को खींच रहा होगा तो वो तो पॉजिटिव वर्क करेगा, इसलिए पॉजिटिव वर्क होगा, तो सर में पॉजिटिव है, तो चलो इससे बना नहीं बात अपना। अब आगे देखो, तो तुम्हें ये वेरिएबल फोर्स दिखा और ऐसे केस में एफ डॉट डी एक्स करोगे और इंटीग्रेट करोगे, तो करो, ए और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3, है ना। और लिमिट कहां से कहां तक रखोगे इसमें, 0 से लेके एल तक। क्या, क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि एल लेंथ तक इसने स्ट्रेच किया, तो आंसर क्या हो गया, ए एल स्क्वायर बाई 2 बी एल क्यूब बाई 3, तो ए एल स्क्वायर बाई 2 बी एल क्यूब बाई 3, सी ऑप्शन को टिक करो और आंसर निकलो। तुम देख रहे हो कि अगर तुम्हें फिजिक्स के लिए पूरी तरीके से फील है वो चीज कि हमें पता है कि स्प्रिंग का वर्क और रबर का वर्क ये सब वेरिएबल वर्क है, तो इसमें एफ टी एक्स करते हैं, एक लाइन में आंसर आता है। और यही चीज वो बच्चा करता है जो कि रियल में 100% स्कोर करता है बेटा। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि 100% सही में स्कोर होता है क्या, तुम देख रहे हो ना कि बच्चे करते हैं और करेंगे भी, क्यों नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अपना काम को आगे बढ़ाते हुए चलिए बच्चा लोग, क्या बोल रहा है, बोल रहा है यूनिफॉर्म चेन। अब चेन का कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हें पता है, ये चेन वेन जब भी हो ना तो याद रखना, इसका मैं एक चीज तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहता हूं। अगर यहाँ पे 0 लिखा और नीचे आ रहे हो तो हमेशा इसके सेंटर ऑफ मास से गेम करते हैं, तो अगर ये एल लेंथ का चेन है और मास अगर m है, इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 से नीचे लिख रहे हो तो लिखोगे माइनस mgl/2, याद रखना है, ठीक है। कैसे आया सर, इंटीग्रेट करके देख लो, x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एलिमेंट लो तो वो x स्क्वायर बाई 2 का फंक्शन आता है और वहां से कैंसिल आउट हो जाता है और हाफ हो जाता है। तो कभी भी इसे चेन वेन है जहां पे यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी, 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 और यूनिफॉर्म है तो उसके सेंटर ऑफ मास से गेम करो। और 0 पोटेंशियल के नीचे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और ऊपर में नेगेटिव। तो मैं यहां से तुम्हें एक और चीज पढ़ाना चाहता हूं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, जो कि बोलता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होता है वो बराबर होता है यदि वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 हो और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन ये कंडीशनल ट्रू है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कंडीशनल ट्रू है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल और फाइनल हमेशा बराबर नहीं होता। आधे टाइम में बच्चे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल फाइनल बराबर कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। वो तब होता है जब नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन 0 हो या सिर्फ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा हो, ठीक है सर। तो क्वेश्चन बोल रहा है यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 3 मीटर। और एक और चीज तुमने पढ़ा है
कि कभी भी अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालना हो, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अगर निकालना है तुम्हें, तो यह हमेशा होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, तो हमेशा यह होता है निगेटिव ऑफ द वर्क डन, निगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कहां पे है, ये वर्क एनर्जी में भी तुमने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, और तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा, है ना। डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट और माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो अब क्वेश्चन को पढ़ो और देखो, बोल रहा है यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड मास 3 kg overhang a smooth table with 2 meter lying on the table. If K is the kinetic energy of the chain in joule as it completely slip off the table, then the value of K is। अब इसने पूछा है कि K का वैल्यू बताओ। अब ये चेन था, हाँ सर, पहले कैसा हालत पे था, पहले था यहाँ पे 2 मीटर, ओ सॉरी माय बैड, यहाँ पे पहले कैसा था, देखो पहले ये कैसा था, यहाँ पे 2 मीटर और 1 मीटर नीचे, ऐसा ही क्वेश्चन वालों ने बोला है, पढ़ो। बोला 2 मीटर लाइंग ऑन द टेबल, इसका मतलब 1 मीटर नीचे, और 3 मीटर का है और 3 kg मास है, मतलब 1 kg मास इसका होगा और 2 kg ऊपर का होगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है 1 kg का मास है और 1 मीटर नीचे है, तो यहाँ पे होगा हाथ आधा मीटर पे, हाँ सर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इतना नीचे है, और फाइनल कितना होगा, इतना नीचे है। पूछा क्या, देखो बोल रहा है if K is the kinetic energy of the chain in joule as it completely slip off the table, then the value of K is, तो तुम लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो, या यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, जब स्मूथ है तो क्यों, मैकेनिकल एनर्जी थोड़ा फास्टर होता है इसलिए ये लगा रहा हूँ, ठीक है बेटा। और वर्क एनर्जी थ्योरम से तुम एक बार करके देख लेना। तो पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत का कितना है, लिखो यहाँ पे m, जितना मास हैंग हो रहा है वही मास लिखना, m g, और h कितना 1/2, लेकिन ये नीचे है जीरो पोटेंशियल से तो माइनस लिखोगे, क्योंकि इसे हम रेफरेंस हम मानते हैं बच्चों मैकेनिकल एनर्जी लगाने के लिए, इसीलिए जीरो से नीचे कहीं भी मान सकते हो, लेकिन मैं हमेशा इधर जगह मानता हूं जिससे कि एक जगह फिक्स हो जाता है। इनका कोई है ही नहीं पोटेंशियल, क्योंकि ये जीरो वाले पोजीशन पे है, इनका जीरो और ये हन का हो गया, ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो लिखो, जब ये पूरा नीचे गिर जाएगा तो m कितना 3 kg का, तो लिखो -3 g, और h कितना इसका आधा, तो कितना लिखोगे 1.5, हाँ सर। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, क्लियर हो रहा है। और प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जो कि क्या बोला, K इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन इन जूल एज इज कंप्लीटली स्लिप ऑफ। इस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी K पूछा है, नहीं निकल गया यार, क्या है इस क्वेश्चन में, जान देखो K निकल गया तुरंत से, यहां से पॉइंट हो रहा तो 10 खुपाच 2 5 जा 10, ये हो गया -5 और 15 3 जा 45, -45 इधर आया तो 45 -5 तो कितना हो गया 40। आंसर क्या है, जूल, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है। 40 टिक करो और आंसर की प्राप्ति करो। मजा आ रहा है जबरदस्त बचवा लोग, सारा चीज सीखते जा रहे हैं, आगे बढ़िए। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन, इस बार बोल रहा है यूनिफॉर्म केबल ऑफ मास m एंड लेंथ l इज प्लेस्ड ऑन द टेबल सरफेस सच दैट इट्स 1/nth पार्ट, यानी कि टोटल लेंथ है l और 1/nth मतलब l/n, l/n पार्ट इज हैंगिंग बिलो द एज के बिलो है l/n, ठीक है। इसको जीरो मान लो, इसका बीच वाला पॉइंट निकालो, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे तुम जल्दी से बताओ। इसका मास निकालना पड़ेगा, m' लिख देता हूं फिलहाल g, और जो लेंथ है उसका आधा तो लिखोगे l/2n। चलो ये हो गया क्या, जल्दी से बता दो मुझे, ये क्या हो गया जल्दी से बता दो। और जीरो पोटेंशियल के नीचे है तो माइनस, ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, खत्म। फिर क्या पूछ रहा है, टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट ऑफ द केबल अप द सरफेस। अच्छा, इस बार ये पूरा नीचे नहीं गिरा रहा है, इसको भी ये ऊपर ही पहुंचा देगा, तो फाइनली ऐसे हो जाएगा यार ऊपर, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0। और अभी तुम क्या पूछा, इसने क्या पूछा, वर्क डन बताओ टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट। तो वर्क डन किसका, एक्सटर्नल एजेंट का। क्या बताया था अभी तुरंत मैंने, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल कितना 0, इनिशियल कितना m'। अब m' निकालना पड़ेगा यार इसका, वो देखो। अब देखो ये कितना लेंथ है l/n, तो तुम यूनिटरी मेथड यूज करो, l लेंथ का मास है m, तो वो यूनिट का कितना m/l, तो l/n का मास कितना होगा इंटू l/n।
ये खत्म, तो ये हो जाएगा m/n, यानी कि ये m डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा m/n। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो हो गया जीरो, माइनस फॉर्मूले का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में माइनस m डैश का वैल्यू कितना, कैपिटल m/n इंटू जी इंटू l/2n। तो जिसको जरा सा भी दिक्कत है वो स्पीड को कम करके देखिए प्लीज, एक बार रिवाइंड करके देखिए बच्चों और एंजॉय कीजिए फिजिक्स को। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, आंसर हो गया mgl/2n²। किधर है आंसर, mgl/2n², mgl/2n²। देखो कैसे एक लाइन में सॉल्व होता है फिजिक्स, अगर तुम्हें फिजिक्स का रियल मजा है तो। नेक्स्ट क्या है, 2005 का क्वेश्चन है लेकिन मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर आ सकता है। देखो बोल रहा है स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 20 kg इट इज स्टेशनरी एट द टॉप ऑफ द हिल, हाइट 100 मीटर, 100 मीटर पे ये है यहाँ पे। इट रोल्स डाउन ए स्मूथ सरफेस टू द ग्राउंड, कोई स्मूथ सरफेस से ग्राउंड तक आया, ये रहा ग्राउंड, चलो ये 100 मीटर का है। फिर क्या बोल रहा है, देन क्लिम्स अप अनदर हिल ऑफ हाइट 30 मीटर, और अनदर हिल बना दो, चलो हाइट कितने का 30 मीटर का, चलो बहुत बढ़िया। एंड फाइनली रोल्स डाउन टू अ हॉरिजॉन्टल बेस एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। अच्छा ये 30 तक गया और फाइनली क्या हुआ, रोल्स डाउन, फिर आया और फिर कहां तक गया 20 मीटर तक, ऐसा ही बोला। तो ये 20 तक गया फाइनली यार। तो शुरुआत से कितना नीचे आया यार, पहले 100 पे था और अब 20 पे है, ऐसा ही तो है। और ये सारे सरफेस स्मूथ है, देख रहे हो ना। तो यहां पे नॉर्मल का वर्क ही जीरो होगा क्योंकि जब भी यहां पे आएगा तो नॉर्मल इधर, डिस्प्लेसमेंट 90, फ्रिक्शन है नहीं, तो सारा खेल सिर्फ mg का है। mg एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो उसको इस बात से कोई मतलब नहीं रहता कि पाथ कौन सा ट्रेवल हुआ, उसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पाथ पे मतलब रहता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा था वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉल, अरे यार इस जगह वेलोसिटी पूछा है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना था, जीरो था। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में MECP लगा दो। MECP होता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, जो कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स पे लगता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। रेफरेंस फ्रेम इसी को ले लो, इसी 20 वाले को रेफरेंस फ्रेम ले लो, कहीं पे भी रेफरेंस ले सकते हैं। हाँ रेफरेंस से ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं, तो ये था 100 और ये 20, तो ये हो जाएगा 80। तो लिखो mgh, m कितना है 20, g कितना है 10, h कितना है 80। ओहो हो, ये काइनेटिक और ये पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल जीरो और काइनेटिक कितना हाफ mv²। इसने पूछा क्या वेलोसिटी, तो लिखो हाफ इंटू m 20 इंटू v का होल स्क्वायर। 20 से 20 को निपटा दो, 20 से 20 को निपटा दो, ये 2 से हो गया कितना, ये हो गया 16, 8 2 जा 16 और ये हो गया 10 और स्क्वायर उड़ाओगे तो रूट, अरे वाह मजा ही आ गया, ये तो तुरंत सॉल्व हो गया। ये हो गया 4 और 2 बार जीरो का 1 बार जीरो, 40 मीटर पर सेकंड। किधर है आंसर, टिक करो और आंसर निकलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 2021 में यार 1000 बार तुमने देखा है कि काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m, तो ये तो कुछ जान ही नहीं है क्वेश्चन में। मान लो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था x, तो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी x है, अब हो गया 4x। चलो अब क्या पूछ रहा है, देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स मोमेंटम, तो मोमेंटम अब हो जाएगा कितना p' मान लो, तो p'²/2m, तो p' कितना हो जाएगा, पहले मोमेंटम कितना था p, तो p कितना हो जाएगा 2mx का रूट, और अब p' क्या हो गया रूट अंडर, जल्दी बताओ, 2mx इंटू 4 का रूट, यही तो हो गया। तो चेंज इस दुनिया में, परसेंटेज चेंज इस दुनिया में किसी भी चीज का निकालना हो ना, तो लिखना होता है फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100, मतलब चेंज बाय इनिशियल इंटू 100 इस दुनिया में किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज होता है। तो परसेंटेज चेंज मोमेंटम में पूछा, तो मोमेंटम में p' कितना है जल्दी से बताओ, ये रहा, ये 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, और इसको कुछ मान लो, इसको मान लो तुम z, रूट अंडर 2mx को मैंने z मान लिया, तो ये हो गया 2z, हाँ, और ये भी क्या हो गया माइनस z, हाँ, और ये इनिशियल को z मान लिया, चलो इंटू 100, तो ये z कॉमन लेके खत्म करो, तो ये क्या हो गया, z 2z में से z गया, तो कितना बचा भैया जल्दी बताओ यार, z बाय z खत्म, तो 100% आंसर हो गया। सही है ना कैलकुलेशन, एक बार चेक कर लेना, समझ ही गए हो। फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100, डन। मजा आ रहा है, जबरदस्त वाला मुझे अब बच्चे लोग आ रहा है क्या। चलिए ये रहा एक और क्वेश्चन आपके सामने। यार ये क्वेश्चन ना मतलब कहीं पे भी आता है, ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी में आएगा,
ये क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा, ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन में आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पे एक बढ़िया चीज तुम्हें जाना चाहिए, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को तुम्हें समझना चाहिए कि इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन पता होना चाहिए तुम्हें। तो फोर्स होता है माइनस ऑफ डी यू बाय डी एक्स, डी वाई डी जेड, कुछ भी पता है तुम्हें। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, उसका नेगेटिव लेंगे तो ये फोर्स हो जाता है। मैं वेक्टर फॉर्म में अभी नहीं लिखा। अब क्वेश्चन को पढ़ो। बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन एज दिस। बहुत बढ़िया। फिर क्या बोल रहा है? बोल रहा है, अब ये सब लैंग्वेज से देखो कितना भयानक लग रहा है तुम्हें। बोल रहा है दो एटॉम है जिसके डायटॉमिक मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? वेयर एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। बोल रहा है इफ द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज D is equal to potential energy at x is equal to infinity minus potential energy at equilibrium। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? जहां पे फोर्स होता है जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे निकलेगा? du by dx। तो ये du by dx निकाल के इसको जीरो करेंगे तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी से x का वैल्यू निकल जाएगा। ये x का वैल्यू इक्विलिब्रियम के बदले इसमें रखेंगे, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तो कितना होगा? तो x का वैल्यू इन्फिनिटी रखो। समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो, समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो, ये तो जीरो हो गया सर। तो डिसोसिएशन एनर्जी निकालना है तो ये तो जीरो हो गया, और माइनस इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल के रखेंगे और आंसर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट मारेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट मारो, a बाहर x का पावर -12 होगा, तो ये डिफरेंशिएट मारोगे तो ये हो जाएगा a बाहर n x n-1, तो हो जाएगा -13। हाँ सर। और उसका डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा b, ये हो जाएगा -6, ये ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो x का पावर -6 n x n-1 लगा रहा हूं, तो n x n-1 मतलब -6 -1, तो हो जाएगा -7। ये किसके बराबर हो गया? जीरो के। ये राइट साइड चला जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ी आसान हो गया यार। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो इसको इधर ही रखता हूं, तो ये हो जाएगा 6b बाय एक्स का पावर 7 इज इक्वल टू, ये वाला माइनस में है तो राइट साइड गया तो ये हो जाएगा 12a बाय एक्स का पावर 13। तो ये क्या हो जाएगा? 6 2 जा 12, और x 13 है, यहाँ 7 है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। किससे में? 6 टाइम्स खत्म हो जाएगा, ये पता है ना। इसको इधर लाऊंगा और फिर थीटा में से 6 को घटा दूंगा, क्योंकि बेस आर सेम, देन पावर इज सब्ट्रैक्टेड, अगर डिवाइड करूंगा तो वैसे भी कैंसिल कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? x का पावर 6 इज इक्वल टू 2a बाई बी। चलो, x का पावर 6 इज इक्वल टू 2a बाई बी। मजा आया सर। तो ये 6 को हटाओगे तो पावर 1/6 हो जाता है, ठीक है ना। हाँ सर। अब क्या बचा इसमें? x का वैल्यू इक्विलिब्रियम पे 2a बाई बी का पावर 1/6 है, तो निकालो पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम पे कितना है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर इक्विलिब्रियम पे निकालना है तुम्हें, तो x का वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा? 2a/6 का पावर 1/6। तो अगर 1/6 लिखोगे तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो तुम लिखोगे 2a बाय बी का 1/6 इंटू 12 माइनस ये a ऊपर में लिखो a, हाँ, और फिर b डिवाइडेड बाय ये क्या लिखोगे? 2a बाय बी का पावर 1/6 इंटू 6। तो ये 6 6 खत्म, 6 2 या 12। तो फाइनली क्या हो गया देखो, तो ये हो गया a और ये 2a का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर और b स्क्वायर ऊपर गया, चलो, माइनस b डिवाइडेड बाय यहाँ पावर 1 है तो ये हो जाए 2a और ये b तो b स्क्वायर ऊपर, ये a से a खत्म, तो ये कितना हो गया? b स्क्वायर बाय 4a माइनस b स्क्वायर बाय 2a। अच्छा, बहुत मजेदार। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके इसे भी 4a बना लो, तो ये हो गया b स्क्वायर बाय 4a, ये हो गया माइनस 2b स्क्वायर बाय 4a। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? माइनस ऑफ b स्क्वायर बाय 4a, और यहीं पे यही वाला चीज उठा के पटक दो, तो माइनस ऑफ b स्क्वायर बाय 4a रखेंगे। क्यों? क्योंकि यही इक्विलिब्रियम का एनर्जी है। तो आंसर कितना हो गया? b स्क्वायर बाय 4a। ये बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया, दिया, मजा आया। तो बच्चा लोग, अब मैं इस चैप्टर में तुम्हें एक तगड़ा सा क्वेश्चन सब तुम्हें दूंगा, और वो सारा मैं तुम्हारे लिए जो लाया हूं वो लाया हूं मैं तुम्हें एक बेहतरीन क्वेश्चन इस तरीके का। और ये जो क्वेश्चन है ये सारे कोलिजन्स के क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं सी फ्रेम से यूं सॉल्व करता हूं। तो सी फ्रेम से एक चीज मुझे सिखाना है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है सी फ्रेम से, वो होता है हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर।
मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं बस ये दिखा रहा हूं कि ये कितनों का आता है। और ये अगर आता है तो देखो कैसे कोलिजन्स के सारे क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व करेंगे अपन। तो ये अपन सेंटर ऑफ मास और कोलिजन भी करेंगे सॉल्व, और दमादम करेंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि कोलिजन में बहुत सारा चीज है और बहुत क्वेश्चन भर के आए हुए हैं। इन इलास्टिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस, कोलिजन के ऊपर बहुत सारा चीज था। ऑब्लिक कोलिजन में इन इलास्टिक, समझ रहे हो, तो बहुत सारा चीज देख के इसको इसके साथ मिक्स में नहीं कर पाऊंगा, तो सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के साथ करेंगे। लेकिन जरा सा इस क्वेश्चन को पढ़ के कर ही लेते हैं। बोला बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ स्मूथ सरफेस विद स्पीड v नॉट, अनदर बॉडी ऑफ सेम मास m is attached to a spring is kept on the same surface as shown in the figure. The moving mass makes an impact with the spring of a spring constant k. तो ये मास चल रहा था स्मूथ सरफेस पे, ये आया टकराया, स्मूथ है, जैसे ही टकराएगा तो जैसे ही टकराया ये भी चलने लगेगा, ये भी चलने लगेगा। अच्छा, बोल रहा व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। बेहतरीन क्वेश्चन फिर से आया है, फिजिक्स का एकदम एनालिसिस करना पड़ेगा इसमें। और मैं इस क्वेश्चन को सी फ्रेम से सॉल्व करता हूं। म्यू होता है क्या, रिड्यूस्ड मास जो होता है m1 m2 by m1 plus m2, mm by m1 m2 by m plus m2, mm खत्म, ये हो जाएगा m by 2। तो काइनेटिक एनर्जी अगर किसी भी सिस्टम का लिखते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो वो आता है हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। तो शुरुआत में तो ये रुका हुआ था, शुरुआत में ये वी से जा रहा है, हाँ सारा सरफेस स्मूथ है। स्प्रिंग जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन चलेगा? हाँ सर। तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी सबका जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ म्यू कितना है m by 2 इंटू वी रिलेटिव कितना है, ये रुका हुआ और ये चल रहा है, तो वी नॉट का होल स्क्वायर। ये हो गया शुरुआत का पोटेंशियल जीरो, शुरुआत का सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। अब पूछा क्या, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अब सोचो कि मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा, जैसे ही आएगा इसको धक्का लगेगा, धक्का लगेगा तो एकदम से ये जाने लगेगा। क्या ये उस टाइम पे स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस कर पाएगा? नहीं नहीं नहीं। मैक्सिमम कंप्रेशन तब होगा जब ये और ये जो पीछे है ये दोनों सेम वेलोसिटी से चलना शुरू हो जाएगा। अब इसका फिजिक्स जो है वो बहुत ही मजेदार है। देखो कैसे, ये आया टकराया, जैसे ही टकराएगा ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा स्प्रिंग कंप्रेस होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, स्प्रिंग का kx इधर लगेगा, लेकिन इसका वेलोसिटी इधर है, इसका वेलोसिटी घटेगा, और इसको स्प्रिंग जब कंप्रेस हुआ है इसको फोर्स इधर लगा देगा, इसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगा लेकिन इसका वेलोसिटी घटेगा। लेकिन अभी भी ये आया है भागते हुए तो इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। स्प्रिंग कंप्रेस होगा, इसको बढ़ाएगा, इसको घटाएगा। स्प्रिंग जैसे जैसे कंप्रेस होगा तो उसको तो फोर्स लगाएगा लेकिन इसको तो रिटार्ड करेगा। इसका वेलोसिटी घटेगा और इसका बढ़ेगा। एक टाइम आएगा जब इसका वेलोसिटी बढ़ बढ़ के और इसका घट घट के, एक बढ़ बढ़ के और एक घट घट के दोनों बराबर हो जाएगा। उस टाइम पे ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा, क्योंकि उसके अगले इंस्टेंट पे ये और भागेगा और फिर खुलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी घटेगा रिटार्डेशन के चलते। अब इसको एकदम स्लो मोशन में सुनना क्या बोला, यानी कि मैक्सिमम कंप्रेशन तब आता है जब v रिलेटिव जीरो होगा और दोनों साथ साथ चलेंगे। तो जब v रिलेटिव जीरो होता है तो सी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? जीरो। ये बहुत ही तगड़ा चीज है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में ही होगा और उसी टाइम पे स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस होगा। ये हो जाएगा हाफ के एक्स मैक्स का। एक लाइन में मैं सॉल्व करता हूं। अगर तुम लोगों को सी फ्रेम में तगड़ा मजा लेना है तो जल्दी से मुझे बताना MMA सी फ्रेम, MMA सी फ्रेम का कमेंट कर देना, तब मैं सी फ्रेम पे 10 मिनट का एक सेपरेट वीडियो जेईई मेंस पे डालूंगा और तुम्हें मजा दिला दूंगा ये सारा चीज प्रूफ करके। सी फ्रेम को तुम्हें पता है जीरो मोमेंटम फ्रेम बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सिस्टम का जो मोमेंटम होता है, सिस्टम का, वो ऑलवेज जीरो होता है, इसको जीरो मोमेंटम फ्रेम बोलते हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर होता है। ये अगर पता है तो देखो कैसे एक लाइन में आंसर आता है, और ये हाफ से हाफ खत्म, ये के नीचे और एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा m by 2k का रूट अंडर इंटू वी नॉट। ये हो जाएगा एक्स मैक्स। तो ये अगर तुम्हें जरा सा भी डाउट हुआ तो MMA सी फ्रेम लिखना। सी फ्रेम के ऊपर 10-15 मिनट का एक सेपरेट लेक्चर और मजा दिलाते हुए तुम्हारे सामने आऊंगा।
तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर कौन सा हो गया, m/2k किधर है, ये s क्यों है, ये नहीं होगा यार कुछ, m/2k इंटू v नॉट। क्लियर है बच्चों। तो बच्चा लोग इसी के साथ अपन कॉलिजन्स के ऊपर करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन ये वाला मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं, सी फ्रेम से करके मुझे दिखाना, ठीक है। और अभी अपन कॉलिजन्स और सेंटर ऑफ मास को और डिटेल में पढ़ेंगे। कॉलिजन्स 2 डायमेंशन वाले, 1 डायमेंशन वाले, बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत तगड़े करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा आपके लेक्चर का और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ने लगेंगी। अभी आपको बताया है ड्यू टू सम रीजंस आपके फ्रीक्वेंसीज कम, लेकिन बहुत जल्दी होगा और पहले मेंस का हाथ होगा। लेकिन आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जितना क्वेश्चन मैंने कराया उसका 3 टाइम्स आप करेंगे, एकदम कसम खा लिया आप लोग, और फल की चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे, जान लगा के सिर्फ मेहनत करते रहेंगे। और मुझे जरूर बताइएगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस मेहनत करके आया या नहीं आया। इतना जो मैं कराया ये पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम में बहुत सारा चीज है। तो आप लोग अभी कॉलिजन्स वाला पोर्शन ही नहीं, इसलिए मैंने सेपरेट रखा। अभी सिर्फ मैंने 2 ही चीज पढ़ाया है, एक एनर्जी पढ़ाया, वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, और वर्क के ऊपर के क्वेश्चन कराए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में नए जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और ऐसे ही दिल विल प्यार व्यार बरसाते रहिए। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बाय बाय बच्चा लोग।